हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 13 से 15 जुलाई 2024 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। हाल ही में किस राज्य में पुरातत्वविदों को 41,000 साल पुराना शुतुरमुर्ग का घोंसला मिला है? यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में पुरातत्वविदों को 41,000 साल पुराना शुतुरमुर्ग का घोंसला मिला है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अच्छा, इसको डिस्कवर किसने किया है, फाइंड किसने किया है? तो वडोदरा का एमएस यूनिवर्सिटी है और रिसर्चर कहाँ से है? फ्रॉम जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। और एक कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है? तो पराकासम डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित जंग डीएनए क्या है? तो जंग डीएनए क्या है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डीएनए को थोड़ा समझ लेते हैं। डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होता है, कोडिंग होता है, और इसका यूज क्या होता है? टू क्रिएट प्रोटीन्स इन द सेल। और कुछ ऐसे डीएनए होते हैं जो नॉन कोडिंग डीएनए होते हैं। सम नॉन कोडिंग डीएनए इज यूज टू प्रोड्यूस नॉन कोडिंग आरएनए कंपोनेंट्स सच एज ट्रांसफर आरएनए, जिसे शॉर्ट में टीआरएनए से डिनोट करते हैं। इसके अलावा आपका एक होता है राइबोसोमल आरएनए। तो ये सब क्या होता है? जो नॉन कोडिंग डीएनए होता है, इसका यूज होता है टू प्रोड्यूस नॉन कोडिंग आरएनए कंपोनेंट सच एज ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। और जो कुछ और डीएनए होते हैं, अदर डीएनए रीजन आर नॉट ट्रांसक्रिप्ट इनटू प्रोटीन्स नॉर दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस आरएनए एंड देयर फंक्शन इज अननोन। और इससे हम लोग बोलते हैं जंग डीएनए। मतलब क्या हुआ? डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होता है या कोडिंग होता है, और इसका यूज क्या होता है? टू क्रिएट प्रोटीन्स इन द सेल। और कुछ ऐसे डीएनए होते हैं जो नॉन कोडिंग डीएनए होते हैं। सब नॉन कोडिंग डीएनए, इनका यूज क्या होता है? टू प्रोड्यूस नॉन कोडिंग आरएनए कंपोनेंट सच एज टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। और जो अदर डीएनए रीजन होता है नॉन कोडिंग में, are not transcribed into protein nor they are used to produce RNA and their function is unknown। इनका फंक्शन अननोन है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जंग डीएनए बोलते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नॉन कोडिंग एरिया ऑफ डीएनए, डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लेगियन डी ऑनूर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एचसीएल टेक की चेयरपर्सन है रोसरी नादर मल्होत्रा। इनसे पहले शशि थरूर को भी मिल चुका है। हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लेगियन डी ऑनूर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रोशनी नादर मल्होत्रा। ये कौन है? एचसीएल टेक की चेयरपर्सन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क समस्याओं के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क समस्याओं के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 20 से 21 जून 2024 को आयोजित नवीनतम ग्रीष्मकालीन जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन की जनसंख्या है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले यूपीपीसीएस में आएगा। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 19,918। 2024 की बात हो रही है, 2024 की बात हो रही है। और एक जो आपका डाटा यहाँ पे 19,522 ही आपका है 2023 का। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। 20 से 21 जून 2024 को आयोजित नवीनतम ग्रीष्मकालीन जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन की जनसंख्या है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 19,918। अब थोड़ा इसे डिटेल में देख लेते हैं। 20 से 21 जून 2024 को आयोजित नवीनतम ग्रीष्मकालीन जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन की आबादी बढ़ रही है।
इसमें 19,918 सारस क्रेन की गणना की गई, जो पिछले वर्ष की गणना से कितना जाता है तो 396 की वृद्धि है, ये भी याद रखना है। और जो सारस है ये राज्य का आधिकारिक पक्षी है। सर्वेक्षण में बताया गया कि इटावा वन प्रभाग में 500 की वृद्धि के साथ सारस क्रेन की सबसे अधिक संख्या 3,289 दर्ज की गई। तो किस वन प्रभाग में सबसे ज़्यादा सारस क्रेन की अधिक संख्या दर्ज की गई? तो सबसे ज़्यादा इटावा वन प्रभाग में, कितना 3,289। जबकि मऊ वन प्रभाग ने एक दशक में पहली बार 6 सारस क्रेन देखे। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, सबसे ज़्यादा सारस क्रेन की संख्या इटावा वन प्रभाग में देखा गया, कितना 3,289। और मऊ वन प्रभाग में एक दशक में पहली बार 6 सारस क्रेन देखे गए। यूपी में सारस क्रेन की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में लगातार वृद्धि देखी गई है। 2021 में कितना था 17,329, 2022 में 19,188, 2023 में 19,522 और 2024 में कितना है 19,918। 2024 की ग्रीष्मकालीन जनगणना में 10 वन प्रभागों की गणना में मैनपुरी में 2,945, शाहजहांपुर में 1,212, औरैया में 1,202, कन्नौज में 786, हरदोई में 735, संत कबीर नगर में 717, कानपुर देहात में 709, गोरखपुर में 675 और सिद्धार्थ नगर में 673 दर्ज की गई। और अगर 27 दूसरे फॉरेस्ट डिवीज़न की बात करें यूपी में, तो आपका रायबरेली में है 428, 100 से 500 के बीच में है, सीतापुर में है 427, उन्नाव में 426, बरेली में 348, लखीमपुर में 306, बांदा में 261, बाराबंकी में 257, फिरोजाबाद में 239, साउथ खेड़ी में 209, अलीगढ़ और अमेठी में 194। तो यूपी पीसीएस कहीं से भी पूछ सकती है, सारा डाटा आपको याद होना चाहिए। और जो सारस क्रेन है इसका IUCN रेड लिस्ट में क्या स्टेटस है तो वल्नरेबल, असुरक्षित। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछ सकता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल, शॉर्ट में से क्या बोलते हैं, बिम्स्टेक का चार्टर कब लागू हुआ? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 20 मई 2024 को। बिम्स्टेक का चार्टर कब लागू हुआ? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 20 मई 2024 को। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। म्यांमार संकट के बीच भारत ने बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की मेजबानी की, यह भी हाल ही में हुआ इसी महीने जुलाई 2024 में। थाईलैंड बिम्स्टेक का वर्तमान अध्यक्ष है और यह इस वर्ष के अंत में समूह के वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। तो अभी बिम्स्टेक का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो थाईलैंड है। बिम्स्टेक का मतलब क्या हुआ? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक का मतलब क्या हुआ? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और बिम्स्टेक में मेंबर कंट्री कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, श्रीलंका है, नेपाल है, म्यांमार है और थाईलैंड है। जिसमें साउथ एशिया से 5 देश आते हैं और साउथ ईस्ट एशिया से 2। तो साउथ एशिया में कौन कौन से देश है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल। और साउथ ईस्ट एशिया में 2 देश आते हैं, म्यांमार और थाईलैंड। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बिम्स्टेक में साउथ एशिया से कितने देश है? तो 5। और साउथ ईस्ट एशिया से कितने देश है? 2। साउथ ईस्ट एशिया से कौन है? म्यांमार और थाईलैंड। अच्छा, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997। ये भी याद रखना है। और ये साइन हुआ था बैंकॉक डिक्लेरेशन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो छठा बिम्स्टेक समिट होगा कहाँ पे होगा? थाईलैंड में, सितंबर में होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेबेक्स 2 क्या है? जिसे मेक इन इंडिया पहल के तहत EEL द्वारा विकसित किया गया है। तो सेबेक्स 2 क्या है? सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सेबेक्स 2 क्या है? मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं।
सेवेक्स 2 क्या है? सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक। और जो आपका ये TNT होता है ये भी आपका एक्सप्लोजिव है। जो सेवेक्स 2 है TNT से 2.01 टाइम्स क्या बोलते हैं, ज़्यादा पावरफुल है। जो सेवेक्स 2 है TNT से अगर कंपेयर करेंगे तो TNT क्या एक्सप्लोजिव है, इससे 2.01 टाइम्स मोर पावरफुल है। और इसको डेवलप किसने किया है? EEL ने। EEL का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, जो सेवेक्स 2 है कि क्या यूटिलाइज करता है? ये हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव कंपोजिशन, शॉर्ट में इसे बोलते हैं HMX। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि HMX का मतलब क्या हुआ? हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव। ठीक है। इसके अलावा इंडियन नेवी ने सर्टिफाई किया है सिटबेक्स 1 को, और ये क्या है? ये भी आपका एक्सप्लोजिव है, थर्मोबारिक एक्सप्लोजिव है। तो ये भी आपको याद रखना। सिटबेक्स 1 क्या है? थर्मोबारिक एक्सप्लोजिव है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली में कहाँ? भारत मंडपम। हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर ग्लोबल कॉन्क्लेव, शॉर्ट में इसे बोलते हैं GCPRS, ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नई दिल्ली। इसके अलावा यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जो भारत का प्लास्टिक रिसाइकलिंग उद्योग है यह तेज़ी से बढ़ रहा है और 2033 तक इसके 6.9 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत का जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग उद्योग है ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और 2033 तक, की पॉइंट क्या है, 2033 तक इसके 6.9 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में PM कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस का उद्घाटन किया? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में PM कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस की एक नई रिपोर्ट के अनुसार 28.6 बिलियन डॉलर के ब्रांड वैल्यू के साथ किस भारतीय कंपनी ने भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपना खिताब बरकरार रखा है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, टाटा ग्रुप। ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस की एक नई रिपोर्ट के अनुसार 28.6 बिलियन डॉलर के ब्रांड वैल्यू के साथ किस भारतीय कंपनी ने भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपना खिताब बरकरार रखा है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, टाटा ग्रुप। अच्छा, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले एक कंपनी है जेटवेर्क हैज मेड ए रिमार्केबल एंट्री। इसकी रैंक है 64th ओवरऑल बात करें तो, और इंजीनियरिंग ब्रांड की बात करें तो सेकंड है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों है? तो अभी नई कंपनी बनी हुई है, अभी 6 साल हुए हैं, तो इसकी रैंकिंग कितनी है? 64th ओवरऑल है। और अगर इंजीनियरिंग ब्रांड की बात करेंगे तो सेकंड है इंडिया में। टॉप पे कौन है? तो 2024 में टॉप पे है टाटा ग्रुप, फिर सेकंड पे है इंफोसिस, थर्ड पे है HDFC ग्रुप, फोर्थ पे है LIC ग्रुप, फिफ्थ पे है रिलायंस ग्रुप, सिक्स पे है SBI, सेवन्थ पे कौन है? एयरटेल है, एट पे है HCL टेक है, नाइन्थ पे कौन है? L&T है, और 10th पे कौन है? महिंद्रा ग्रुप है। तो ये आपको याद रखना है। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछे कि अरेंज करना है, तो पहले पे है टाटा ग्रुप, सेकंड पे इंफोसिस, थर्ड पे HDFC ग्रुप, फोर्थ पे है LIC, पाँचवें नंबर पे है रिलायंस, छठे नंबर पे SBI, सातवें नंबर पे है एयरटेल, आठवें नंबर पे है HCL टेक, नौवें नंबर पे है L&T, 10वें पे कौन है? महिंद्रा ग्रुप। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने समुद्री सुरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से एक जहाज प्रक्षेपवत भविष्यवाणी उपकरण, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, शिप ट्रेजेक्ट्री प्रेडिक्शन टूल विकसित करने के लिए भारतीय शिपिंग रजिस्टर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर क्या होगा?
ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे। हाल ही में किस संस्थान ने समुद्री सुरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से एक जहाज प्रक्षेप वर्ग भविष्यवाणी उपकरण शिप ट्रेजेक्ट्री प्रेडिक्शन टूल विकसित करने के लिए भारतीय शिपिंग रजिस्टर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो IIT बॉम्बे ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश के एक किशोर ओरान नोल्सन ने मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया मस्तिष्क प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति के रूप में चिकित्सा इतिहास बनाया है? तो किस देश के है ओरान नोल्सन? ये है यूके इंग्लैंड के। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस देश के एक किशोर ओरान नोल्सन ने मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया मस्तिष्क प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति के रूप में चिकित्सा इतिहास बनाया है? तो कहाँ के? यूके इंग्लैंड के। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, इसमें कौन सा डिवाइस लगता है? एक डिवाइस लगता है ब्रेन में जिसका नाम है DBS डिवाइस, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन डिवाइस। तो ये आपको याद रखना है, पूछ सकता है एग्जाम में। DBS स्टैंड फॉर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन डिवाइस। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये डिवाइस आपका यहाँ पे लगा हुआ है DBS डिवाइस। और ये क्या करेगा? दिन के दौरे को 80% तक कम कर देगा, 80% तक कम कर देगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने किस राज्य की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा झारखंड। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? तो झारखंड। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी लॉन्च किया है? यहाँ पे परी का मतलब क्या हुआ? परी का मतलब हुआ पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। तो किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, संस्कृति मंत्रालय ने। और इसे लॉन्च किया गया कौन से ओकेजन पे? तो 46 सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग, जो कि भारत कर रहा है। होस्ट कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। जो आपका प्रोजेक्ट परी है, परी का मतलब क्या हुआ? पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। इसे लॉन्च किया गया ऑन द ओकेजन ऑफ द 46 सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें क्या है? जो प्रोजेक्ट परी है, अंडर इट ललित कला अकादमी एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज इन्वाइटेड मोर देन 150 विजुअल आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। तो ये प्रोजेक्ट परी में है और इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू अपलिफ्ट द एस्थेटिक एंड कल्चरल आउटलुक ऑफ दिल्ली while adding grandeur to the rich historical legacy of our national capital। तो ये आपका प्रोजेक्ट परी का एम है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में 10वीं बार लियोन मास्टर्स किसने जीता? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा विश्वनाथन आनंद ने। हाल ही में 10वीं बार लियोन मास्टर्स किसने जीता? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा विश्वनाथन आनंद ने। अच्छा, फर्स्ट टाइम कब जीता था इन्होंने? फर्स्ट टाइम कब जीता था? 1996 में, 1996 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में रियाद सऊदी अरब में 2024 एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीती? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ध्रुव सितवाला ने। इन्होंने हराया किसे? पंकज अडवाणी को। अब यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको। सबसे पहले पुरुषों में मेंस का एशियन बिलियर्ड्स किसने जीता? तो ध्रुव सितवाला ने। और महिलाओं का वुमेन्स स्नूकर टाइटल्स किसने जीता? वुमेन्स स्नूकर टाइटल्स किसने जीता? तो उनका नाम क्या है? अनुपमा रामचंद्रन। अनुपमा रामचंद्रन। तो ये भी दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। और एक कहाँ पे हुआ? रियाद सऊदी अरब में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
किस देश ने हाल ही में कोपा अमेरिका खिताब जीता? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अर्जेंटीना। किस देश ने हाल ही में कोपा अमेरिका खिताब जीता? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अर्जेंटीना। अच्छा, ये कौन सा एडिशन था कोपा अमेरिका का? तो ये आपका था 48th एडिशन, 48वां एडिशन था। किसने जीता? अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने हराया किसे? अर्जेंटीना ने हराया कोलंबिया को, ये भी आपको याद रखना है। और ये अर्जेंटीना ने कौन से नंबर की ट्रॉफी जीती है? तो 16वें नंबर की ट्रॉफी जीती है। और अर्जेंटीना के पीछे कौन है? तो उरुग्वे, ठीक है। उरुग्वे ने ये ट्रॉफी कितनी बार जीती है? 15 बार, ठीक है। और अर्जेंटीना ने 16 बार, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एशियन स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2024 किस देश में आयोजित की गई? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मलेशिया। मलेशिया में जोहोर में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। एशियन स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2024 किस देश में आयोजित की गई? तो जोहोर, मलेशिया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। भारत के अभय सिंह ने इन्होंने 2 टाइटल्स जीता है एट द एशियन स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2024 में। एक जीता है इन्होंने ज्योत्सना चिन्नप्पा के साथ मिलके टू विन द मिक्स्ड डबल टाइटल, और दूसरा जो जीता है वेल्लावन सेंथिल कुमार के साथ टू सिक्योर द मेंस डबल क्राउन, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विंबलडन पुरुष एकल खिताब 2024 जीतने वाले कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी है? तो कार्लोस अल्कराज है स्पेन के खिलाड़ी। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कार्लोस अल्कराज इन्होंने हराया किसे? विंबलडन 2024 में जो इन्होंने पुरुषों का एकल खिताब जीता है, किसे हरा के? नोवाक जोकोविच को। और नोवाक जोकोविच सर्बिया से है, कार्लोस अल्कराज स्पेन से है। अच्छा, कितने सेट में हराया? तो 6-2, 6-2, 7-6 से। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। इसके अलावा जब महिलाओं की बात करेंगे वुमेंस में, तो किसने जीता? बारबोरा क्रेजिसिकोवा ने। कौन से देश की है? चेक गणराज्य की है। और इन्होंने फाइनल में किसे हराया? जैस्मिन पाउलिनी को। किस देश की है? इटली की है। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित स्पाइस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्वप्ना कलिंगल। हाल ही में प्रतिष्ठित स्पाइस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्वप्ना कलिंगल। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करेंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको करेंट अफेयर के साथ साथ जनवरी से लेके जून 2024 तक का करेंट अफेयर का फुल कंपाइलेशन मिलेगा। और अब वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में करेंट अफेयर का क्विज भी लगा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।